खानों की एक टेबल बना ली। तो इनमें इसके अंदर जो दिए गए आंकड़े हैं, मैं अगर आपको बताऊं कि हीमोग्लोबिन प्रतिशत की मात्रा, ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन प्रतिशत मात्रा जो है वो इसके अंदर दी गई है। तो 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.6, 8.7, फिर 8.7, 8.8, 8.9, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 11.6, 9.0, 9.1, 8.9, 9.2, 9.3, 11.5, इसी तरह से 11.7, 11.8, 9, 12, 12 के बाद 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 12, 12, 12, 12 के बाद 12.1, 12.2, 12.3 और 12. ये मेरे ख्याल से 50 हो गए अगर हम देखें तो। ये यहाँ तक 50 हो गए, ठीक है। तो ये 50 व्यक्तियों की जो है हीमोग्लोबिन प्रतिशत मात्रा ये हमें दी गई है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जो डाटा है उसको हमें आरोही क्रम में लगाना है, आरोही या अवरोही क्रम में, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 8.3 जो है ये सबसे कम मात्रा वाला है और 12.8 वाला ये सबसे अधिक मात्रा में है। तो हम सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी नीचे घटते हुए से लेके बढ़ते क्रम में लगाएंगे। तो मिनिमम जो है 8.3 है, फिर 8.4 है, 8.5 है, 8.6 है, 8.7 है, ठीक है। फिर 8.7 के बाद 8.8 है, फिर 8.9 है, फिर 9 है, फिर 9.1 है, फिर 9.2 है, 9.3 है, 9.4 है, 9.5 है, 9.5 के बाद 9.6 है, 9.7 है, 9.8 है, 9.9 है, फिर उसके बाद है 11.5, 11.5 के बाद है 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, फिर है 12, फिर है 12 के बाद 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7 और 12.8। तो इस प्रकार से हमने जो हीमोग्लोबिन प्रतिशत मात्रा है उसको हमने आरोही क्रम में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है हमने कर लिया। तो अब जैसे जैसे टैली बार जो है एक हम मिलान चिन्ह इसके अंदर हम जो है एक टैली बना देते हैं, एक थोड़ी सी टेढ़ी बार बनाते हैं। जैसे 8 पहला डाटा हमारा 8.3 का है
तो 8.3 के आगे हमने एक टैली बना दी, तो एक टेढ़ी रेखा जो है, टेढ़ी बार जो है वो बना दी। फिर 8.4 आया, एक बार बना दी। 8.5 आया, 8.6 आया, 8.7 आया, 8.4 आया। तो 8.4 के आगे हम एक बार और बना देंगे। 8.5 आ गया, तो 8.5 के आगे एक बार और, 8.6 एक बार और, 8.7 एक बार और, 8.8, 8.6, 8.7, 8.7, 8.8, 8.9, 11.6, 11.6 के बाद 11.7, 11.8, 11.9, 12.4, 12.5, 12.6, 12.6 हमने लिखा नहीं है, तो 12.6, 12.6 के बाद 12.7, फिर 12.8, 11.6, 9, 9.1, 8.9, 9.2, 9.3, 11.5, 11.7, 11.8, 18, this is yes 11.9, तो 11.9 एक और, 12, 1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.8, 9.4, 5, 6, 7, 8, 12, 12, 12, 12.1, 12.2, तो 12.3 इसमें है नहीं, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो है, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 8.3 की जो आवृत्ति है, जितनी टैली आए उसके आगे हम उसकी संख्या लिख देते हैं। तो 8.3 की, क्योंकि एक ही बार आया इसलिए एक इसकी आवृत्ति हो गई, 8.4 की 2 हो गई, 8.5 की 2 हो गई, 8.6 की 3 हो गई, 8.7 की 4 हो गई, 8.8 की 2 हो गई, 8.9 की 2 हो गई, 9.0 की 1 हो गई। इसी तरह से हम हर डाटा की आवृत्ति जो है वो ज्ञात कर लेते हैं टैली बार। टैली बार के द्वारा जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर जो एरर होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब इसमें एक बात और आती है, जिनकी आवृत्ति 4 से ज़्यादा है, ठीक है, सपोज जैसे मैं यहाँ 9.8 की बात कर रहा हूँ, 9.8 चौथी बार आया, मैंने चौथा बार लगा दिया, 5वीं बार आया तो मैं इसको बार को काट दूंगा। तो 5वीं जो लाइन है मैं इसके साथ नहीं लगाकर इसको काट दूंगा, तो ये एक 5 का ग्रुप बन गया। फिर अगर 6ठी बार आता है तो मैं 6 लगा दूंगा, 7 लगा दूंगा, तो इसकी आवृत्ति 7 हो गई। इसी तरह से मैं 9.5 की बात करूं, 3, 4, 5, तो इसकी आवृत्ति 5 हो गई। इसी तरह से मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे 11.6 की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, जब तो 5 के ग्रुप के अंदर हम तो 1, 2 और आ गए तो टोटल, तो इस तरह हम काउंट करेंगे तो 5, 5, 10 और 2, 12। तो यदि टैली बार्स की संख्या 4 से अधिक हो जाती है तो 5वीं बार हम उस बार को काट कर उसको 5 का एक ग्रुप बना देंगे। यदि फिर 6ठा आता है तो हम उससे छोटी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर एक नया जो है टैली बार बनाना शुरू कर देंगे। 6, 7 और आते जाते हैं, 8, 9, 10 हो जाएंगे तो फिर उसको काट देंगे। फिर इस तरह से तीसरा ग्रुप 11, 12। तो इस प्रकार से जब हम आवृत्ति का निर्माण करते हैं ये कहलाता है टैली बार। तो हम टैली बार या मिलान चिन्ह के द्वारा जो है फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है टैली बार से करने का? टैली बार से करने का फ़ायदा ये है कि जो चांसेस हैं एरर के वो इसके अंदर मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम किसी भी जो दिया गया डाटा है उसकी जो है हम फ्रीक्वेंसी टेबल उसका निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा को जो है ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किन किन फॉर्म्स के अंदर किन किन प्रकार से डाटा को हम ग्राफ के रूप में शो कर सकते हैं। इस सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।